अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। इराकी कुर्दिस्तान की आज़ादी के मंसूबे की मुखालफत में इलाकाई ताकतें सख्त इक़दाम उठा रही हैं। तवज्जो वहाँ से बटने से दाइश के खिलाफ लड़ाई का मुस्तकबिल कैसे मुतासर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। ड्राइविंग की इजाज़त सऊदी ख़वातीन के हुकूक की जिद्दोजहद के लिए क्या अहमियत रखती है? कमजोर आँख के इलाज के लिए वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। You are training both eyes to cooperate and to work better together. और हिंदुस्तान के बंटवारे की दर्दनाक कहानियाँ पेश करने वाला एक अजायब घर। मशरक़ वस्ता में बसने वाले कुर्द तकरीबन 100 साल से अपनी खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इराक़ी कुर्दिस्तान में आज़ादी की हिमायत में पीर को होने वाले रेफरेंडम पर इराक़ की मरकज़ी हुकूमत समेत इलाक़ाई ताकतों खुसूसन तुर्की का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस एक्सक्लूसिव फुटेज में इराक़ी कुर्दिस्तान की सरहद के करीब तुर्क और इराक़ी फ़ौजियों को मुश्तरका मशक़ें करते देखा जा सकता है। इराक़ी कुर्दिस्तान की मईशत का इन्हिसार बड़ी हद तक उस तेल पर है जो बज़रिया पाइपलाइन तुर्की के रास्ते बरामद किया जाता है, लेकिन इराक़ की मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक तुर्की ने खाम तेल की तजारत पर अब सिर्फ बगदाद से बातचीत करने का फैसला किया है। दूसरी जानब इराक़ की पार्लिमान ने तेल से माला माल शहर किरकुक में फ़ौज भेजने की मंजूरी भी दे दी है। कुर्दिस्तान में आज़ादी के रेफरेंडम की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल भी मुखालफत कर चुके हैं। अमेरिका भी इसके हक़ में नहीं था, क्योंकि इससे इराक़ और शाम में दाइश के खिलाफ जारी जंग पर मनफी असर पड़ने का खदशा है। अमेरिकी सेनेट की कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन बॉब कॉर्कर का कहना है कि इस रेफरेंडम से बहुत से मसाइल जन्म लेंगे। मुझे मायूसी हुई वहाँ होने वाले रेफरेंडम से, और जाहिर है हमें इसके मुमकिन नतीजे का इल्म था, और अब चूंकि ऐसा हो चुका है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस मसले पर सोच समझकर और मुहतात अंदाज में आगे बढ़ेंगे। मुझे इस मसले के इराक़ और अगले साल वहाँ होने वाले इंतखाबात पर पड़ने वाले मनफी असरात के बारे में तशवीश है। इराक़ी कुर्दिस्तान की पेशमर्गा फ़ौज का दाइश के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार रहा है, तो इस लड़ाई का मुस्तकबिल अब कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान कामरान बुखारी से, जो कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया से मुतल्लिक सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं। कामरान, बात अगर ये की जाए कि आलमी ताकतें अगर परेशान हैं कि कुर्दिस्तान की आज़ादी की कोशिशें दाइश के ख़िलाफ़ जंग से तवज्जो बटा सकती हैं, हटा सकती हैं, तो फिर कुर्द जो कि ख़ुद लड़ते रहे हैं दाइश के ख़िलाफ़ और जो ख़ुद भी उससे मुतासिर हुए हैं, वो क्यों चाहते हैं कि रेफरेंडम अभी होना चाहिए था, और वो परेशान क्यों नहीं हैं दाइश के बारे में? देखें, कुर्दों के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस वक्त लोहा गर्म है, तो यही वक्त है। उसकी वजह यह है कि जहाँ वो बड़े खुशहाल और बड़े मुनज़्ज़म और जो है ताकतवर नज़र आते हैं, वहाँ पर उनकी एक कमज़ोरी है, और वो ये है कि उनकी इक़्तिसादी इन्हिसार जो है वो बगदाद पर है या तुर्की पर है, और वो कुछ मज़ीद इलाके लेना चाह रहे हैं जो कि उनके कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के इलाकों के जनूब में हैं। तो रेफरेंडम करके आज़ादी की तरफ जो कदम बढ़ा रहे हैं, इससे वो बार्गेनिंग पावर हासिल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिलसिला चला है, ये इसका हतमी जो अंजाम है वो आज़ादी ही है। ये वो भी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल है आज़ादी। तो ओवरनाइट तो वैसे भी आज़ादी नहीं मिलनी, क्योंकि रेफरेंडम के नतीजे में वो यकतरफा तौर पे तो आज़ादी डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से अटेंशन डाइवर्ट होती है। मिडल ईस्ट में हमने देखा है एक पॉलिसी ये अपनाई गई है पिछले कुछ सालों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी और असद रजीम से लड़ने के लिए भी, कि लोकल मिलिशियाज़ को वेपनाइज़ किया गया, उनको हथियार दिए गए, एंड ये हुआ कि बहुत सी लोकल मिलिशियाज़ ने आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। दाइश भी उसी तरह से उसने जन्म लिया। ये जो पॉलिसी है, अब तो कुर्द जो पेशमर्गाज़ हैं और जो टर्किश कुर्द फाइटर्स हैं, उनके पास भी पहले से ज़्यादा हथियार हैं, तो ये वेपनाइज़ करने की पॉलिसी क्या दहशतगर्दी ख़त्म कर सकती है? नहीं, दहशतगर्दी में इजाफा करेगी और कर चुकी है बहुत हद तक, लेकिन इसमें देखना ये है कि वेपनाइज़ कर कौन रहा है। वेपनाइज़ अमेरिका नहीं कर रहा, अमेरिका बल्कि कंसिस्टेंटली ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी बागी क़ुव्वत को हथियार दें, क्योंकि उनको यही था कि ये हथियार जो है गलत हाथों में पड़ जाएंगे, यानी दाइश या अल-कायदा। तो अमेरिका की तरफ से इतनी ज़्यादा जो है वो हथियार नहीं दिए गए, लेकिन इलाकाई क़ुव्वतें तुर्की, सऊदी अरब, अमारात, कतर, उर्दन, उन्होंने जो है इसमें ज़्यादा हिस्सा लिया है, और एक तरह से उन्होंने अपने लिए बड़ी मुसीबत बना दी है। क्या इस तरह दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई सबोटाज खुद ही हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि देखें, जब आप असला इंट्रोड्यूस करते हैं एक बैटल स्पेस के अंदर,
تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں جائے گا، کیونکہ بڑا ڈائنامک ہوتا ہے بیٹل سپیس. اور جو سب سے زیادہ منظم قوت ہوتی ہے یعنی داعش اور القاعدہ جو ہیں، کیونکہ باقی قوتوں کی تو کمزوری سامنے آ چکی ہے، خاص طور پہ جو حلب کا شہر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہ اس سے تو پھر یہی ہے کہ انجام یہی ہوگا کہ ہتھیار بالآخر جو ہے انتہا پسند قوتوں کے ہاتھ میں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ داعش کا نیٹ ورک بڑھ رہا ہے بجائے کم ہونے کے. اگر آپ دیکھیں اس طرح کے حالات اگر آگے بڑھتے ہیں، اور اگر پاکستان کی بات کریں وہاں طالبان کے خلاف تو آپریشنز جاری ہیں، تو کیا داعش آنے والے وقت میں پاکستان میں ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں یہ لیبلز ہوتے ہیں ایک حد تک، داعش، طالبان، کیونکہ جو سپیس ہے ایکسٹریمسٹ وہ وہی ہے. اس میں جو ہے اگر کسی کی دکان بند ہو جاتی ہے، جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان کا زوال آ گیا، ان کے دھڑے بن گئے، تو نیا ایک ایکٹر آتا ہے، وہ اس سپیس کو اون کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی دکان چلانا چاہتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ایکٹرز وہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ داعش کے پاس کتنی ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جو سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے، جہادی مارکیٹ ہے اور انتہا پسندی کی جو مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر وہ کس حد تک پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بھی داعش کا پرچم نظر آیا، اس کو ہٹا دیا گیا. ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان آلریڈی دہشت گردی سے متاثر، اور ایک طرح سے عوام میں تھوڑی فٹیگ بھی ہے کہ ہر وقت ہم ایسی خبریں سنتے ہیں، ملٹری بھی اس میں بہت زیادہ ریسورسز لگا رہی ہے. کنسرن کیا یہ ہونا چاہیے کہ داعش کو اتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا نہیں جتنا ہونا چاہیے، اور کیا ایک ایکٹر پہ ریسورسز لگاتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرا ایکٹر دوسری سائڈ پہ گرو کر رہا ہے اور آپ کو پتہ نہ لگے؟ جی، اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے تنظیموں کا، اور جو ہماری لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ تنظیموں کا پیچھا کرتی ہیں، تعاقب کرتی ہیں، وہ ایک یوں سمجھیے کہ جو ہے ایک میری گو راؤنڈ ہے، جس میں آپ جو ہے گول گول چکر لگا رہے ہیں اور آپ جو ہے مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ پا رہے. اگر ہم جو ہے ان کو عناصر کے طور پہ دیکھیں، جو کبھی کسی جگہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ چلے جاتے ہیں، تب میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے ان پہ قابو پایا جائے گا. ورنہ اگر آپ تنظیموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ لیبلز ہیں، وہ گوسٹس ہیں، اور وہ آپ کو جان بوجھ کر مسلیڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں اور ٹریڈیشنل میڈیا میں ان کا نام پھینکا جاتا ہے. جی کامران، سوالات تو اور بہت سے ہیں سارا اور میرے پاس، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں آپ کو تھینک یو بولنا پڑے گا. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو. اور اب بات کرتے ہیں پاک افغان خطے کی. ایک طرف امریکہ افغانستان میں اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت سے تعاون کو فروغ دے رہا ہے، دوسری جانب پاکستان سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ اپنے تعلقات مزید گہرے کر رہا ہے. چین کی سرمایہ کاری پاکستان کی عالمی سطح پر پوزیشن کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں واشنگٹن کے تجزیہ کاروں کی رائے پیش کر رہی ہیں سحر ماجد. چین کا دعویٰ ہے کہ سی پیک کی مدد سے وہ پاکستان کو اگلے 3 سے 5 سال میں معاشی طور پر مستحکم بنانا اور جنوبی ایشیا میں اسے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے. سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے اور پاکستان میں اپنے دوسرے پروجیکٹس کی طرح چین سی پیک کو بھی کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. لن وینگ چین سے شائع ہونے والے اخبار چائنا بزنس نیوز سے منسلک ہیں اور چین کی خارجہ پالیسی پر ریسرچ کرتی ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں واقع تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ سینٹر میں ایک فورم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے تحت چین پاکستان کے 4 اہم سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے: توانائی، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، انڈسٹریل کوآپریشن اور گوادر. سی پیک پروجیکٹ کی بنیاد پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی. کیا ان کی برطرفی کے باعث چین کے سرمایہ کاروں کا اعتماد اس پروجیکٹ سے اٹھ جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے نہ ہونے سے چین اور پاکستان کے درمیان معاشی سرگرمیوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نواز شریف چین کے ساتھ کام کرنے کے بہت خواہش مند تھے اور ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی PMLN ہی حکومت میں ہے. چین کی حکومت ایسی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنا پسند کرے گی جس کے فوج کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. سی پیک کے تحت چین کل 19 پروجیکٹس میں اگست 2017 تک $18.5 بلین انویسٹ کر چکا ہے. افغانستان کے مسئلے پر پاک امریکہ تعلقات میں حالیہ تناؤ سے اگر پاکستان کا جھکاؤ چین کی جانب مزید بڑھتا ہے تو اس سے امریکہ اور چین کے تعلقات پر کس طرح اثر پڑے گا؟ امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے امریکہ کے لیے بھی پاکستان کے کمرشل سیکٹر میں دروازے کھلیں گے، اور اگر پاکستان میں امن قائم رہتا ہے تو اس سے امریکہ اور چین دونوں کو ہی فائدہ ہوگا.
पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी पड़ोसी मुल्क भारत के लिए भी परेशानी का बायस है। भारतीय हुकूमत सीपैक के खिलाफ थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भारत के लिए नहीं है क्योंकि चीन एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें भारत और म्यांमार शामिल हैं। भारत ने सीपैक में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उनका तजवीज़ करदा रोड प्रोजेक्ट चीन के पेश करदा मंसूबे से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में सीपैक के मामले में ताउन मुश्किल है। बाज़ अमरीकी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूं तो अमरीका को सीपैक पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर सीपैक के जरिए चीन अपनी फौजी ताकत को बढ़ाकर बहीरे अरब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो ये आने वाले वक्त में अमरीका के लिए परेशानी का बायस होगा। सहर माजिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और कुछ ही देर में हम पेश करेंगे हमारा हफ्तावार सेगमेंट हेल्थ, जिसमें हम लेजी आई या कमज़ोर आंख के इलाज के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल देखेंगे। साइंस और सेहत पर मज़ीद रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ बहुत सी मुनफरिद वीडियोस भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और हिंदुस्तान के बंटवारे की कहानियाँ पेश करने वाला एक अजायब घर भी हम आपको आज के शो में दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम के म्यांमार की राखैन रियासत का दौरा मुलतवी कर दिए जाने की इत्तलात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन के हाई कमिश्नर के मुताबिक इन्हें यकीन है कि अब भी रोहिंग्या म्यांमार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मलेशिया में मदरसे में लगने वाली आग के वाक़े में मुलव्विस 2 कम उम्र नौजवानों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तहकीकात के मुताबिक नौजवानों ने मदरसे के तालिब इल्मों की जानिब से तंज का बदला लेने के लिए मदरसे को आग लगाई, जिससे तालिब इल्म और अमले के 23 अफराद हलाक हो गए थे। स्पेन के कैटलोनिया खित्ते में मुल्क से अलहदगी के लिए इतवार के रोज कराए जाने वाले रेफरेंडम की तैयारियां जारी हैं, जबकि स्पेन की हुकूमत रेफरेंडम रुकवाने के लिए कैटलोनिया हुकूमत की इमारतों पर हमले करके हुकूमती नुमाइंदों को गिरफ्तार कर रही है। इंडोनेशिया में चीन की जानिब से उधार लिए जाने वाले पांडा के एक जोड़े के जकार्ता एयरपोर्ट पर पहुंचने पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। 7 साला जोड़े की रिहाइश के लिए कई मिलियन डॉलर का एक खुसूसी घर तैयार किया गया है। ज़हरा, कल हमने बात की थी सऊदीया में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलने की, और इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है और ज़्यादातर रिएक्शन मस्बत ही है। बिल्कुल, ये इजाज़त सऊदी ख़वातीन के लिए क्या अहमियत रखती है, आइए उनसे जानते हैं जिन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की। ना तो इस्लामी कवानीन और ना ही ट्रैफिक के उसूल ख़वातीन को गाड़ी चलाने से रोकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सऊदी ख़वातीन अब तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर पाईं, और जिन्होंने गाड़ी चलाने की कोशिश की उन्हें उनके ख़ानदान की हमायत हासिल होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। VOA दीवा सर्विस से बात करते हुए मुहक्किक डॉक्टर इल्हामुल अतीक का कहना था, सऊदी माशरा तब्दीली के लिए तैयार है। ये सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ही ज़रूरी नहीं, दरअसल ये हमारी नक्लो हरकत के लिए भी बहुत अहम है, और हमें बहुत कुछ दिया गया है, जैसे बहुत सी चीज़ों तक रसाई, और इस इक़दाम से ख़वातीन, खुसूसन पेशावर ख़वातीन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इंसानी हकूक़ के कारकुनान का कहना है कि इस इक़दाम से मईशत को मदद मिलेगी, क्योंकि ख़वातीन बड़ी तादाद में अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा बनेंगी। सऊदी अरब की तरक्की में हमारे किरदार की अहमियत बढ़ती जा रही है, और हमारे मुतालबात भी बढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी चलाने की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। माशरा दर हकीकत ज़्यादा पेचीदा और आलमी होता जा रहा है। मदिया अल जरूश ने 1990 में गाड़ी चलाने पर पाबंदी के खिलाफ ख़वातीन के एहतजाज में शिरकत की थी। अक्टूबर 2013 में सऊदी ख़वातीन ने मुल्क गिर एहतजाज किया, जिसके दौरान उनमें से कुछ ने बहुत से बड़े शहरों में गाड़ियाँ चलाईं। इसका ताल्लुक दीगर हुकूक से भी है, जैसे कि ख़वातीन का खुद मुख्तार होना, न कि किसी और पर इन्हिसार करना, और ये भी हम जल्द होता देखेंगे। सऊदी ख़वातीन कहती हैं उन्होंने पिछले सालों में इन पाबंदियों के खिलाफ जारी जिद्दोजहद में बहुत पेशरफ्त की है। ख़वातीन सियासत में ज़्यादा मुतहरिक रही हैं, मजलिस शूरा में, और आप जानते हैं कि ये एक तहरीक है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन आप सऊदी ख़वातीन का तालीमी शोबे में किरदार देखें, जिससे तदरीस के शोबे में तब्दीली आई है। ख़वातीन ने बहुत मेहनत की है। आलमी बरादरी ने ख़वातीन के गाड़ी चलाने पर ममानियत के खात्मे का खैर मकदम किया है और इसे सऊदी माशरे की तरक्की से ताबीर किया है। ज़लाटिका होक के साथ अमान अज़हर, उर्दू VOA।
और जैसे हमने इस रिपोर्ट में देखा कि मौशी तरक्की से इसको कनेक्ट किया गया है और हाल ही में सऊदीया ने व्हाट्सएप, स्काइप और इंटरनेट कॉलिंग पर भी पाबंदी उठाई है। बिल्कुल, और इस सारे की वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में सऊदी इकॉनमी ने सफ़र किया है, क्योंकि तेल की आलमी सतह पे ही जो कीमतें थीं वो कम हुई। तो जब उस तरह से इकोनॉमिक प्रेशर सऊदी अरब पे बिल्ड हुआ है तो उसने अपनी इकॉनमी को भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, उसको ओपन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब रिफॉर्म्स उम्मीद है कि उस तरफ लीड करेंगे कि अवाम इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा खुल के हिस्सा ले सके और सोसाइटी ज़्यादा ओपन हो, ताकि एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी मज़ीद बढ़े। बिल्कुल सारा, और अब वक्त हो रहा है हमारे हफ्तावार हेल्थ सेगमेंट का। और हेल्थ की एक ताज़ा तरीन स्टोरी के साथ हमारे साथ सादिया असद हैं। सादिया, आज का मौजू क्या है? साकिब, आज हम बात करेंगे एम्ब्लियोपिया या लेज़ी आई की। बिनाई का एक ऐसा मसला जिसमें आँख को दिमाग से सिग्नल मौसूल नहीं होते और वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसी आँख को ऐनक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थेरेपी से कुछ मदद मिल सकती है और इसके लिए डॉक्टर्स अब वर्चुअल रियलिटी या VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात फिजिकल थेरेपी उतनी ही तकलीफदेह हो सकती है जितना कि वो जख्म जिसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन स्लोवाकिया के इस क्लिनिक में ऐसा नहीं, जहां वर्चुअल रियलिटी गेम्स के जरिए एम्ब्लियोपिया का इलाज किया जाता है। इसमें आप ऐसा गेम लगाते हैं जिसमें आपको कुछ खास मार्कर्स के जरिए एक खलाई जहाज का पीछा करना होता है, और ऐसा आपको अपनी दोनों आंखों का इस्तेमाल करके करना होता है, जिससे दोनों आंखों की आपस के तामुन और मिलकर बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरबियत होती है। आलमी सतह पर बीनाई की कमजोरी की सबसे आम वजह लेज़ी आई है, जिसमें दिमाग एक आंख से मिलने वाले सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देता है, और अब से कुछ अरसा पहले तक इसे बड़ी उम्र के अफराद में लाइलाज समझा जाता था। बड़ी उम्र के अफराद में इस आर्जे का कोई हल नहीं था, लेकिन अब 3D वर्चुअल रियलिटी एक अच्छा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इन मरीजों में भी मौजज़े दिखा रहा है जिनकी उम्र 7 साल से ज़ायद है। स्लोवाकिया में इस UVEA क्लिनिक में सन 2015 से अब तक तकरीबन 300 मरीजों का इलाज किया गया है, जिनमें से ज्यादातर मरीजों की बीनाई बेहतर हुई है। इस खेल में एक अनोखे सॉफ्टवेयर के खुसूसी हेडसेट इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त ये इलाज बहुत महंगा है, लेकिन रिसर्च करने वाली टीम का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर सस्ता हो जाएगा और मुस्तकबिल करीब में घरों में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगा। पाकिस्तान में भी ये मरज़ पाया जाता है, लेकिन दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी 7 बरस की उम्र तक ही इसका इलाज मुमकिन है। हमने बात की डॉक्टर वासिक से, जो आँख के डॉक्टर हैं। उनका कहना है कि उनके अस्पताल के सर्वे के मुताबिक आँख के मरीज़ों की 1 या 2% शरह जो है उनमें ये मरज़ पाया जाता है। उनका मशवरा है कि बच्चे की पैदाइश के मौके पर और फिर 5 बरस की उम्र में आँख का टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि एम्ब्लियोपिया या लेज़ी आई से बचा जा सके। उम्मीद है कि स्लोवाकिया की क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाला नया तरीका इस्तेमाल एक दिन पाकिस्तान के मरीजों के लिए भी आसानियां पैदा करेगा। जी साकिब। थैंक यू सादिया। और अब आपको दिखाते हैं पैसे और वसाइल की बचत की एक मुनफरिद कोशिश। अमेरिका में 2016 में 10 लाख से ज़्यादा घर तामीर हुए। अक्सर नए घरों की तामीर के लिए पुराने घरों को गिराना पड़ता है और फिर उनकी खिड़कियां, दरवाजे और फर्श ज़ाया कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये अशिया वापस कम्युनिटी तक पहुँचा रहे हैं ताकि जेब और ज़मीन पर बोझ कुछ कम हो। इस घर को नई शक्ल दी जा रही है। हम इस घर को मुकम्मल उखाड़ रहे हैं। इसमें हम नए सीलिंग, किचन, नए बाथरूम और पूरे घर में नए फर्श लगाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ मुख्तलिफ है। पुराने सामान को कूड़े में फेंक देने की बजाय कम्युनिटी फोर्कलिफ्ट नामी एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप को देने पर इसके मालिक को टैक्स में कटौती दी जाएगी। अगर आप घर के मालिक हैं और आपने अपनी पुरानी अलमारियां और इलेक्ट्रॉनिक अशिया अतिया कर दी और ये अच्छी कंडीशन में हैं, तो मार्केट में उनकी कीमत के बराबर आपको टैक्स में कटौती मिलेगी। इस तरह जहां मालिक मकान का फायदा होता है, वहीं गरीब घरानों को भी फायदा होता है। इसका मकसद सहूलियात लेकर अपने पास ही संभाल कर रख लेना नहीं है। हमारे लिए इसका मकसद कम्युनिटी से इश्तराक करना है। लिहाजा जिन्हें फ्रिज, चूल्हा या पेंट चाहिए वो यहाँ आ सकते हैं और मुफ्त में ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल मुफ्त में। कम्युनिटी फोर्कलिफ्ट की मदद से नौजवानों का एक एंटरप्रेन्योर इदारा एक पुराने घर को ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है जो 300 बेघर बच्चों को छत फराहम करेगा। जब हम यहाँ पहली बार आए तो इस घर की हालत बहुत बुरी थी। कम्युनिटी फोर्कलिफ्ट वाले बहुत मेहरबान थे कि उन्होंने कहा कि हम आपकी इस तामीर में मदद करेंगे और आपके साथ राब्ता कायम करेंगे।
कम्युनिटी फोर्कलिफ्ट ने इन्हें तामीर के लिए सामान मुहैया किया और किसी कीमत के बगैर इसका पेंट भी किया। कम्युनिटी फोर्कलिफ्ट की मदद के बगैर हम ये सब ना कर पाते। इन्हें थोड़ा मुनाफा भी होता है। इदारे ने गुज़िश्ता साल के दौरान $2 मिलियन कमाए। ये पैसे कंपनी के पास जाते हैं जो इस इदारे के तकरीबन 50 मुलाजिमीन को दिए जाते हैं जो यहाँ कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। कंपनी मुस्तकबिल में इदारे को फैलाने और कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का इरादा रखती है। अरश अरबज़ादी के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। और जाने से पहले देखेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। पाकिस्तान और भारत की आज़ादी को 70 साल बीत गए हैं, लेकिन बंटवारे के ज़ख्म आज भी भरे नहीं। जदीद तारीख की उस सबसे बड़ी हिजरत में 1 करोड़ 20 लाख लोग दरबदर हुए और 5 लाख से ज़्यादा मारे गए। इस तकलीफ दे विरासत की कहानियाँ अमृतसर के एक अजायब घर में महफूज की गई हैं। आइए देखते हैं। एक सिलाई मशीन, एक हांडी और एक बक्सा। आमतौर से इन चीज़ों की तारीख में कोई जगह नहीं बनती, लेकिन अमृतसर के इस पार्टीशन म्यूजियम में ये यादगारें उन लाखों लोगों की उम्मीद और मायूसी की तर्जुमान है जो अपनी चंद गिनी चुनी अशिया के साथ इस कत्ल गारतगरी से बचने के लिए अपने घरों से निकले, जो 1947 में होने वाली तकसीम हिंदुस्तान के नतीजे में बर्पा हुई। इन अशिया और इनसे जुड़ी कहानियों की मदद से हमें उम्मीद है कि यहाँ आने वाले उन लाखों अफराद में से कुछ के लिए तकसीम की अहमियत समझ सकेंगे। ये तस्वीर, अशिया और क्लिपिंग्स कत्ल गारतगरी के दौरान तबाह होने वाले घरों, बिखर जाने वाली जिंदगियों और उनके फिर से बनने और बिछड़ने वालों के मिलने की दास्तान सुनाती हैं। ये एक औरत की शादी की साड़ी है, उसकी सबसे कीमती चीज़। एक 8 साल लड़की को ये बक्सा खंडर से मिला। वो इसमें मौजूद पुरानी गुड़ियों की जगह अपनी नई गुड़ियाँ रखना चाहती थी। और ये कुआं उन हज़ारों औरतों को खराज अक़ीदत पेश करता है जो अपनी इज्जतें बचाने या तो खुद कुएं में कूद गईं या उनके घर वालों ने उन्हें कुएं में धकेल दिया। लेकिन इस तबाही के दरमियान इंसानियत की मिसालें भी मौजूद हैं। ये कढ़ाई वाला कपड़ा एक ऐसी औरत का है जो हमला होने पर अपने खानदान के साथ कुएं में कूदी थी, लेकिन उसे दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने बचा लिया। जगत सिंह दरियाए रावी के किनारे होने वाली खुरेजी से बच निकले थे। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। उनके लिए सबसे कीमती चीज़ उनके स्टूडेंट लोन के कागजात हैं, जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर पाए। वो सारी मैंने संभाल के रखी हैं और मैंने इधर दी हैं ताकि यहाँ पर देख सके कि किस हालत में हम लोगों ने अपनी एजुकेशन पूरी की है। आज़ादी की ये कीमत जो बहुत से आम लोगों ने अदा की, यहाँ आने वालों पर गहरा असर छोड़ती है। इससे मुझे आज़ादी और अपने खास होने का एहसास होता है और ये भी कि मैं अब तक कितनी बेखबर थी। 70 साल गुजरने के बाद भी तकसीम के ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब भी एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं, लेकिन ये आखिरी नुमाइश सुलह की उम्मीद है। कांटेदार तार से बने इस दरख्त पर सब्ज़ पत्ते लटक रहे हैं, जिन पर यहाँ आने वाले अपने पैगामात छोड़ते हैं। अंजाना पासरीचा के साथ सबा शाखान, उर्दू VOA। साकिब, पार्टीशन की कहानियाँ हम भी अपनी नानियों, अपनी दादियों से सुनते आए हैं और उनके लिए ये कहानी सुनाना एक बड़ा इमोशनल लम्हा होता था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग जो पार्टीशन से मुतासिर हुए, वो जब इस म्यूज़ियम में जाएंगे तो कितना इमोशनल मोमेंट होगा उनके लिए, कैसा महसूस करेंगे। बिल्कुल, एक कहानी उनकी भी होनी चाहिए कि जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो वो उनके लिए जो यादें ताज़ा होती हैं उस वक्त की, तो वो भी एक बहुत इमोशनल लम्हा होगा। वेल, ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू, और आप ट्विटर के जरिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @urduvoa। साकिब इस्लाम और सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Skateboarding to me is freedom, it's family,